हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? तो आज हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7th यानी कि चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। भाई हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या करा था, हमने इसको चैप्टर को समझा था मात्र 10 मिनट के अंदर। सोचो पूरा चैप्टर समझ लिया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी फटाक से देख लो, और अगर वो वीडियो देख के आए हो तो वेरी वेरी वेलकम है जी। चक दे फट्टे करके फटाफट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं और इस चैप्टर को पूरा पूरा आपके लिए ना एकदम कॉन्फिडेंस ला दूंगा। मतलब ऐसे पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा अब तो मुझे बस पेपर लाओ और मैं फाड़ दूंगा पेपर को। लिटरल वाला नहीं, रियल वाला, समझ रहे हो ना? चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फटाफट आंसर्स की तरफ आते हैं। तो गुर्जरा प्रतिहारास, बार बार हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इनके बारे में। एक्चुअली कहाँ का एरिया है? यह गुजरात एंड राजस्थान का एरिया। आफ्टर दैट राष्ट्रकूटास कहाँ पे थे? वेस्टर्न डेक्कन में थे। पालास बंगाल में और चोलास तमिलनाडु में। और भी कोई है? कोई नहीं बचा। लो जी, ये हो गए। ये फटाक से ध्यान से आंखों में स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फोन में ले लो, जहां चाहे ले लो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो। वेरी गुड। चलो, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द त्रिपार्टीट स्ट्रगल? तो त्रिपार्टीट स्ट्रगल हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया था किसके लिए था? कन्नौज के लिए था। भाई कौन कौन सी पार्टी वहां पे इन्वॉल्व थी? पहली गुर्जरा प्रतिहारा, जो कि गुजरात और राजस्थान के थे। फिर राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास कहाँ के थे? वेस्टर्न डेक्कन के थे। एंड आफ्टर दैट पालास, पालास बंगाल के थे। तो ये तीन अलग अलग पार्टी थी जो कन्नौज पे अटैक करना चाहती थी, कन्नौज को जीतना चाहती थी, जिनके बीच में ट्रिपार्टीट स्ट्रगल हुआ। पता होना चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, what were the qualifications necessary to become a member of committee of the सभा in the चोला एम्पायर? तो चोला एम्पायर से क्वेश्चन आया, यानी कि चोला एम्पायर ही इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। तो क्वालिफिकेशन कौन कौन सी नेसेसरी थी? पहला कि आप मेंबर ऑफ द सभा शुड बी द ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। सिंपल भाषा में कहें तो बड़े बड़े लैंड ओनर होने चाहिए, आपके पास खूब सारी जमीन होनी चाहिए। अगला, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके पास अपने घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 टू 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि बालक बच्चे नहीं चाहिए और ज़्यादा बुढ़े भी नहीं चाहिए। 35 से लेके 70 साल के बीच के आप होने चाहिए। उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए वेदास की। वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट होने चाहिए। और वेल वर्स्ड यानी कि उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि राजपाट आखिर चलता कैसे है। नॉट हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 ईयर्स। इंपॉर्टेंट ये था कि किसी और कमेटी के मेंबर नहीं होने चाहिए लास्ट 3 सालों से। दे शुड सबमिट हिज अकाउंट्स एज वेल एज द रिलेटिव्स टू द कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि वो जब भी कोई इलेक्शन होगा उसमें उनको अपना अकाउंट सबमिट, यानी कि जो भी वो कमाते हैं जिस तरीके का, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें वहां देनी होगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कौन सी दो मेजर सिटीज थी जो आपकी चामड़ास के उसमें थी, अंडर में थी, कंट्रोल ऑफ अंडर में? तो कौन सी थी? दिल्ली और अजमेर। ये दिल्ली और अजमेर थी, ये दो मेजर सिटीज थी। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रकूटास पावरफुल कैसे बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखो। राइज कैसे हुआ? राष्ट्रकूटास वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ये मैंने पूरी चीज एज इट इज आपको समझाई थी अभी नोट्स में। तो वो वीडियो, मैं सच बता रहा हूँ यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ध्यान से मेरी बात को सुनो। वो जो मैं इस चैप्टर के नोट्स पढ़ाता हूँ ना पहले, वो स्पेसिफिकली फोकस्ड ही होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए। यानी कि चैप्टर में से वो सारा पार्ट निकाल के आपके सामने रख दिया जाता है जिनसे क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है उसका? तो बस उसको ध्यान से समझोगे और फिर ये वीडियो देख लोगे तो आपका चैप्टर 100% रेडी हो जाएगा। और अपने को चाहिए क्या, है कि नहीं? समझ में भी आ रहा है? राष्ट्रकूटास जो थे वो सबऑर्डिनेट, यानी कि जो नीचे काम करते हैं। एक देश का एक मेन राजा, फिर छोटे छोटे राजा। तो उस तरीके से वो सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। किनके? चालुक्यास, जो कि कर्नाटका के राजा थे मेन। तो 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा का जो चीफ था, कौन? दांटी दुर्गा। उसने क्या करा? चालुक्य लॉर्ड, जो चालुक्य का ओवरलॉर्ड था ना, उसको हरा के, उसको मार के, क्या इसने परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा विच गेव हिम द टाइटल ऑफ क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ। तो इस तरीके की स्टोरी थी। सिंपल सी बात, उसने क्या करा? उसको मार के वो राजा बन गया और उसने क्या करा? हिरण्यगर्भा नाम का एक रिचुअल परफॉर्म करा जिससे वो क्षत्रिय कहला गया। और इस तरीके से व्हेन दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। उन्होंने बोले भाई हम तो इंडिपेंडेंट है, अब तो जो कर लो करना है। दे फॉट विद गुर्जरा प्रतिहारास एंड पाला डायनेस्टीज फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये ट्रिपार्टीट स्ट्रगल का एक मेंबर बने थे टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, अपनी पावर दिखाने के लिए, और इस तरीके से वो पावर में आए।
वॉट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस? नई डायनेस्टीज जो आई वो उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए था, तो उसके लिए वो क्या कर रही थी? ध्यान से देखते हैं. द न्यू डायनेस्टीज वर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स एंड एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत. क्या होता था? जो भी नई डायनेस्टीज बनती थी वर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन की हुआ करती थी. एंड एग्जिस्टिंग किंग्स जो थे ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत. और जो मेन किंग था, उस किंग के अलावा जो डायनेस्टी आई है वो उसे कैसे ले लेते थे? ठीक है, ये अब हमारी सबऑर्डिनेट्स वो डायनेस्टी है, ये भी अब हमारे रूल को और मेंटेन करने में हेल्प करेगी. दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ टू डिक्लेयर देमसेल्फ महासामंत. वो और पावर गेन करते थे और पैसा कमाते थे ताकि वो सामंत से महासामंत बन जाते थे. उसके बाद महामंडलेश्वर एंड सो ऑन. इस तरीके से धीरे धीरे उनकी जो पोजीशन थी वो बढ़ती जाती थी. दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड. इस तरीके से जो उनका मेन राजा था, एक टाइम के बाद वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे और अपने राजा से ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे. दे परफॉर्म्ड रिचुअल्स टू डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी क्षत्रिय विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण. वो क्या करते थे? अलग अलग रिचुअल करते थे. जैसे अभी हमने देखा था ना हिरण्यगर्भा, कि भाई एक ऐसा कुछ रिचुअल था जिसको करके आप क्षत्रिय भले पैदा नहीं हुए पर क्षत्रिय कहला जाओगे. They fought war with neighboring regions to gain power and also built temple to acknowledge it. इस तरीके की उन्होंने चीज़ें करी, लड़ाइयाँ करी आसपास के देशों से और टेम्पल्स बनाए. इरिगेशन कैसा था? कहाँ पे? तमिलनाडु में किस तरीके का डेवलप हुआ? तो देखते हैं किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ तमिलनाडु में इरिगेशन के फील्ड में. वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑफ रिवर कावेरी, ये भी मैंने एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया था वहाँ पे, है ना. कावेरी रिवर जो थी ना, वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है. कहाँ पे? तमिलनाडु में, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है ना. और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड होती है और बहुत सारे चैनल्स को यूज़ किया जाता है. उसके पानी को यूज़ करते हैं आपकी फसलों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए. पढ़ लो फटाफट. सम एरियाज वेल्स वर डग एंड इन सम प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता था. एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग. तो एम्बैंकमेंट यानी कि इस तरीके से बनाए जाते थे कि पानी ज़्यादा ना आए. डैम, छोटे छोटे डैम समझ लो, कि बाढ़ ना जाए. कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स. कैनाल बनाए गए. स्लूज गेट वर बिल्ट टू रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक. स्लूज गेट यानी कि जो टाइम पे खुल सके बंद हो सके, खुल सके बंद सके. समझ रहे हो? चलो, चोला टेम्पल्स वाला ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. एंड विद दिस एलओजी चैप्टर अपना हो गया पूरा समाप्त. मौज कर लो, मस्ती काटो अब, क्योंकि आपका ये वाला चैप्टर फुल एंड फाइनल खत्म हो गया है. कमेंट करके मुझे सटाक से बता दो कि भैया वीडियो कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया. सब कुछ मस्त तरीके से. वीडियो जिसको अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक ठोक देगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वेरी बैड, वेरी 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 बैड. फटाक से सब्सक्राइब मार दो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है. तो चगड़े फट्टे मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए.